Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स। पिछली क्लास में हमने एंड में देखा था प्रिज्म के बारे में। आज हम प्रिज्म के बारे में अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन दिस प्रिज्म, दिस इज इंसिडेंट रे। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे सीधा जाती, पर यहां पर ये नॉर्मल है और ये रे डेंसर मीडियम में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ऐसे जाने की जगह ये ऐसे चली जाएगी। यहां पर इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। ये रे अब इस डेंसर मीडियम से बाहर जा रही है रेयरर मीडियम में, इसलिए ये नॉर्मल से थोड़ी सी अवे हो जाएगी। इसे हम कहेंगे एमर्जेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो है एंगल ऑफ एमर्जेंस ई। और रिफ्रैक्टेड रे इस फर्स्ट फेस पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एट फर्स्ट फेस। सिमिलरली दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 एट सेकंड फेस। एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे की इनिशियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, और यह है प्रिज्म का एंगल A। सबसे पहले हमें प्रूव करना है A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। Let us consider this angle as angle 1 and this angle as angle 2. Now, ये एंगल I इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के कारण से। और सिमिलरली ये एंगल E इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है, क्योंकि ये पूरा एंगल इस एंगल E का वर्टिकली अपोजिट है। हम यूं लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल R1 एंड सिमिलरली एंगल E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल R2। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो I प्लस E इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2। थोड़ी देर के लिए हम इसे इक्वेशन 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब इन पॉइंट्स पर हम कोई नाम रख रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल PSUT में, इस क्वाड्रिलेटरल में PSUT में ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, ये टोटल एंगल, और सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल PSU एंड एंगल PTU ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्योंकि ये लाइंस नॉर्मल है। नाउ एंगल PSU एंड एंगल PTU दे आर 90 डिग्री ईच। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, उसमें से ये दोनों एंगल्स 90-90 के हैं, इसलिए एंगल A और एंगल U इन दोनों का सम 180 रह जाएगा। एंगल A प्लस एंगल U इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में SUT में, इन ट्रायंगल SUT एंगल R1, एंगल R2 और एंगल U इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल U इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 180 राइट हैंड साइड पर है, 180 राइट हैंड साइड पर है, तो ये वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। एंगल A प्लस एंगल U इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल U। हम फिजिक्स कर रहे हैं, ये बात इतना मैटर नहीं करती कि यहां पर एंगल का साइन लगाया है, यहां पर एंगल का साइन नहीं लगाया। एंगल U से एंगल U कैंसिल हो जाएगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 आ जाएगा। तो एक बात हमने देखी, R1 और R2 का सम एंगल A के इक्वल है, ये बात आगे भी काम आएगी, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो अब इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 के प्लेस पर हम A को पुट कर सकते हैं। रह गई बात एंगल 1 और एंगल 2 की। ट्रायंगल
LST में डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है और 1 और 2 उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। इन ट्रायंगल LST, इस ट्रायंगल में LST, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। अगर आपके पास टाइम हो तो पेपर में रीजन लिख दीजिएगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। नाउ 1 प्लस 2 के प्लेस पर डेल्टा पुट करेंगे हम यहां पर इस इक्वेशन में, और R1 प्लस R2 के प्लेस पर A पुट करेंगे। नाउ पुटिंग ऑल दीज रिजल्ट्स इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस पर डेल्टा और R1 प्लस R2 के प्लेस पर एंगल A। सो वी हैव प्रूव्ड दैट A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। We have just proved that A plus delta is equal to I plus E। यहां से हमें पता लगता है कि डिविएशन का एंगल प्रिज्म के एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी डिपेंड कर रहा है और एंगल ऑफ एमर्जेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब हम लैब में एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, प्रिज्म को लेकर उसके ऊपर अलग अलग इंसिडेंट रेस को गिराएं। एक इंसिडेंट रे ऐसे, फिर इसी पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे इस तरह से सभी केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे हम ये पाएंगे कि डिविएशन का एंगल भी चेंज होता है। हम बड़ी सारी रीडिंग्स लेकर अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें तो देखें कैसा आता है। एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं एंगल ऑफ डिविएशन। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करते हैं तो आप ये पाएंगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा तो डिविएशन के एंगल की काफी बड़ी वैल्यू होगी। फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस वी फाइंड दैट देयर इज लार्ज एंगल ऑफ डिविएशन। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे डिविएशन का एंगल कम होता जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डिविएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। अल्टीमेटली एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को उससे आगे बड़ा करेंगे तो एंगल ऑफ डिविएशन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगा। Initially, for small value of angle of incidence, the angle of deviation has large value. On increasing the angle of incidence, the angle of deviation goes on decreasing. Then, at a particular value of angle of incidence, the angle of deviation attains its minimum value. On further increasing the angle of incidence, the angle of deviation again starts increasing. Angle of deviation की ये जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है इसे हम कहेंगे डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन। नाउ अगर हम कोई भी एंगल ऑफ डिविएशन लें, सपोज करें हमने यहां पर एक एंगल ऑफ डिविएशन लिया और हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना चाहते हैं, तो हम ये नोट करेंगे कि ग्राफ पर हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इट मींस देयर आर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। कहीं पर भी अगर हम कोई भी एंगल ऑफ डिविएशन ले लें, सपोज करें ये लें, तो भी ग्राफ पर हमें यहां पर और यहां पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर ईच एंगल ऑफ डिविएशन देयर आर 2 corresponding values of angle of incidence। पर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन में क्या खासियत है, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पर केवल एक ही पॉइंट मिलता है, इसलिए उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की केवल एक ही वैल्यू है। नाम से क्लियर है, मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए जितने भी डिविएशन के एंगल पॉसिबल हैं उनमें से सबसे छोटे एंगल को कहेंगे। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एवरी एंगल ऑफ डिविएशन इन प्रिज्म there are corresponding 2 values of angle of incidence, but that angle of deviation corresponding to which there is only one angle of incidence, this is called minimum angle of deviation। अब नॉर्मल प्रिज्म में जब हम एक इंसिडेंट रे को गिराते हैं ऐसे, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाती है, ऐसे जाने की जगह ये थोड़ा सा इधर हो जाएगी, फिर इस पॉइंट पर नॉर्मल से ये अवे हो जाएगी क्योंकि ये रेयरर मीडियम में जा रही है। ये हम अभी स्टडी कर हटे हैं। इस डायग्राम में इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे प्रिज्म के कोरस्पॉन्डिंगली सिमेट्रिकली लाई नहीं कर रही हैं। ये ज्यादा झुकी हुई है, वो कम झुकी हुई है, और साथ में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस के पैरेलल नहीं है। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये दोनों रेस प्रिज्म के सिमेट्रिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पर जब मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन अटेन किया जाता है उस केस में क्या क्या बातें होती हैं। एक तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे प्रिज्म के सिमेट्रिकली लाई करती हैं, और नंबर 2 ये रिफ्रैक्टेड रे इस बेस के पैरेलल हो जाती है। व्हेन एंगल ऑफ डिविएशन इज मिनिमम देन 2 थिंग्स हैपन। नंबर 1, द
incident ray and emergent ray become symmetric with respect to the prism, and number 2 the refracted ray becomes parallel to the base of the prism. हम इस डायग्राम को मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन वाले केस में जो डायग्राम बनता है उसे बनाकर दोबारा से स्टडी करते हैं और देखते हैं हमारा रिलेशनशिप क्या आता है। अब हम देखने जा रहे हैं जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है तब क्या होता है। एक तो ये रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाती है और दूसरा इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे प्रिज्म के सिमेट्रिकली लाई करती हैं। इसलिए ये दोनों एंगल्स R1 और R2 ड्यू टू सिमेट्री इक्वल हो जाएंगे और साथ ही साथ एंगल I एंगल E के इक्वल हो जाएगा। इन दिस केस I इज इक्वल टू E। नाउ वी नो दैट A प्लस डेल्टा इक्वल टू I प्लस E। जब डिविएशन का एंगल मिनिमम हो जाता है देन I बिकम्स इक्वल टू E। इसलिए हम लिख सकते हैं A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू I प्लस E के प्लेस पर भी क्या लिख दिया गया I। A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 2I, A प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 2I और I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाय 2। दूसरी बात, इस केस में R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं। लेट R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल टू R। पिछली डेरिवेशन में हमने प्रूव करते टाइम डिराइव किया था कि A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। इसलिए इन दिस केस वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू R प्लस R और A इज इक्वल टू 2R और A और R इज इक्वल टू A बाय 2। Let mu be the refractive index of material of prism and we know that mu is equal to sin I by sin R। तो mu is equal to sin I की वैल्यू कितनी है A प्लस डेल्टा M बाय 2 sin A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 एंड sin R की वैल्यू कितनी है A बाय 2। इट मीन्स हम इस केस में I और E की वैल्यू को बिना यूज किए हुए प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगले केस में हमें देखना है व्हेन प्रिज्म इज ऑफ स्मॉल एंगल, व्हेन प्रिज्म इज ऑफ स्मॉल एंगल एंड मोर ओवर I इज ऑल्सो स्मॉल। अगर एक छोटे एंगल का प्रिज्म लें, ये एक प्रिज्म है जिसका एंगल काफी बड़ा है और ये एक प्रिज्म है जिसका ये टॉप वाला एंगल जिसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं ये काफी छोटा है। अगर एक स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस को छोटा रखें तो हमारी रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। This is a prism in which angle is small. At this particular point, this is the normal. अगर हम इंसिडेंट रे को यहाँ रखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी बड़ा आएगा। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम रखा है, छोटा रखा है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसे सीधी चली जाती, पर प्रिज्म के मटेरियल के आ जाने के कारण से यहाँ पर ये रे डेंसर मीडियम में जा रही है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। उसके बाद इस पॉइंट पर ये बाहर जा रही है, इसलिए यहाँ से नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये डायग्राम आप अपने आप ले लोगे ना दोबारा से। दिस इज ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। डायग्राम में चाहे हमने इस एंगल को बड़ा दिखाया है, बट हम ये कंसीडर कर कर चल रहे हैं, लिखकर चल रहे हैं कि एंगल छोटा है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे बिल्कुल सीधी चली जाती है ऐसे। प्रिज्म के मटेरियल के आ जाने के कारण से जो कि डेंसर है, ये रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इस पॉइंट पर फिर ये नॉर्मल है और यहां पर ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी क्योंकि रेयर मीडियम में जा रही है। दिस इज एंगल ई। लेट्स कॉल दीज पॉइंट्स एज पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू।
दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेज R1। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग अगर ये लाइट की रे जो ऐसे जा रही है, अगर ये यहां से वापस आएगी तो बिल्कुल उसी ओरिजिनल पाथ को फॉलो करेगी। इट मीन अगर हम इधर से लाइट की रे को जाता हुआ देखें, इसे इंसिडेंट रे माने तो ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। इसलिए अगर इस पॉइंट पर, Q पॉइंट पर इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाए तो ये R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा। अब पहले हम कंसीडर करते हैं पॉइंट P को। एट पॉइंट P let mu be the refractive index of the material of prism. Mu is equal to sin I by sin R1। क्योंकि हमने शुरू में ये लिखा है, शुरू में हमने माना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है और R1 तो I से भी छोटा है, R1 भी छोटा हो जाएगा। As angles I and R1 are small, hence we can use the expression sin theta is equal to theta। हम साइन I के प्लेस पर I और साइन R1 के प्लेस पर R1 लिख देंगे। हमें मिलेगा म्यू इज इक्वल टू I बाय R1। इट मीन्स I इज इक्वल टू म्यू इंटू R1। सिमिलरली कम टू पॉइंट Q। एट पॉइंट Q this is considered as incident ray and this ray is refracted ray. This is angle of incidence and this is angle of refraction. So mu is equal to sine of angle of incidence, which is E in this case, divided by sine of angle of refraction, which is R2. Again angles are very small, so sine E will be replaced by E and sine R2 will be replaced by R2. Mu is equal to E by R2 or E is equal to mu into R2. Now we know that A plus delta is equal to I plus E। I और E की अभी अभी हमने जो वैल्यूज डिराइव की हैं उन्हें यहां पुट करें, देखें क्या होता है। A plus delta is equal to I। What is I? Mu R1। What is E? Mu R2। क्या रह गया? Mu R1 plus R2 और R1 plus R2 तो A होता है। A plus delta is equal to mu into A। इस A को उधर ले जाने पर डेल्टा इज इक्वल टू म्यू A माइनस A, डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। एंगल ऑफ डिविएशन जो इस एक्सप्रेशन में देखने पर हमें लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है, अब इस एक्सप्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा। एंगल ऑफ डिविएशन नाउ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। पर ऐसा कब होगा? जब एक तो प्रिज्म का एंगल छोटा है और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा है। हम यूं कह सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डिविएशन रिमेन्स नियरली सेम। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक वैल्यू लें 30 डिग्री और दूसरी वैल्यू लें एंगल ऑफ इंसिडेंस की 40 डिग्री, तो इन दोनों केसेस में डिविएशन के एंगल का डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा और हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर अगर हम I की वैल्यू लें 4 डिग्री और उसके बाद I की वैल्यू लें 6 डिग्रीज, हालांकि इन दोनों वैल्यूज में 2 डिग्री का डिफरेंस है पर डिविएशन में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू काफी छोटी है और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू छोटी होती है तो डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको थोड़ा कम ज्यादा करने पर भी सेम रहता है। ऐसा हम यहां पर भी देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस ग्राफ में। शुरू में हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से नहीं होता, ऐसे शार्प डिक्लाइन नहीं होता, इस तरह से डिक्लाइन नहीं होता, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है। इस रीजन में आकर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज को चेंज किया जाए ये, तो डिविएशन के एंगल में भी चेंज आता है। बट इस पर्टिकुलर रीजन में ये लाइन नियरली इस लाइन के पैरेलल होती है और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की 2 डिफरेंट वैल्यूज भी ले लें तो भी एंगल ऑफ डिविएशन की वैल्यू लगभग सेम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन? जब एक प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो हम ये पाते हैं कि प्रिज्म से बाहर निकलने पर हमें एक कलर नहीं बल्कि डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म देन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्शन। एक तरह से कहा जाए तो व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं प्रिज्म से निकलने के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं चलते बल्कि अलग अलग हो जाते हैं या अलग अलग डिविएशन सफर करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? इंसिडेंट रे में सभी के सभी कलर एक ही पाथ पर चल रहे थे, एक दूसरे के पैरेलल थे, और अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सभी के सभी ऐसे चलते रहते। पर यहां पर हम देखेंगे स्क्रीन पर वायलेट कलर यहां होगा और रेड कलर यहां होगा। रेड कलर की डिविएशन
इतनी है, ये कम है, दूसरी तरफ वायलेट कलर की डिविएशन काफी ज्यादा है। दिस इज द डिविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड दिस इज द डिविएशन ऑफ रेड कलर। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, ये अलग अलग क्यों होता है। एक रिलेशनशिप हमें याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड कॉचीज रिलेशन। कॉचीज रिलेशन, ये रिलेशन बताती है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा 4 वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द कलर। अब व्हाइट लाइट में जो डिफरेंट कलर्स हैं उन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। हम यूं तो नहीं कहेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो म्यू की वैल्यू कम होगी। नाउ वी नो दैट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए एक ही प्रिज्म का, एक ही मटेरियल का म्यू रेड कलर के लिए कम होगा। हेंस म्यू फॉर रेड कलर इज लेस देन म्यू फॉर वायलेट कलर। और अभी पिछली डेरिवेशन में हमने डिराइव किया था डिविएशन इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। डिविएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो डिविएशन ज्यादा होगी, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगी। यहां हम क्या देख रहे हैं इस लाइन में, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसी मटेरियल की ज्यादा होती है। तो इन दोनों रिलेशनशिप्स को अगर हम मिलाएं तो हमें पता लगेगा कि डिविएशन ऑफ रेड कलर विल बी लेस देन डिविएशन ऑफ वायलेट कलर, क्योंकि सभी कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, इन सब की वेवलेंथ्स अलग अलग होती हैं। इसलिए एक ही मटेरियल, एक ही प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए अलग अलग वैल्यू लिए हुए होता है और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है इसलिए सभी कलर्स अलग अलग डिविएशन सफर करते हैं। अगर सभी कलर्स एक ही डिविएशन सफर करते, एक ही जितना मुड़ते, तो प्रिज्म से निकलने के बाद वो बिल्कुल पैरेलल रहते, एक दूसरे के साथ साथ चलते और स्क्रीन पर या हमारी आई में पहुंचने पर वो कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते और हमें व्हाइट लाइट की तरह ही नजर आती। पर अब रेड कलर ने थोड़ी सी डिविएशन सफर किया, वो सीधा जाने की जगह थोड़ा सा मुड़ गया है, जबकि वायलेट कलर ने ज्यादा डिविएशन सफर किया, वो काफी ज्यादा मुड़ गया, इसलिए स्क्रीन पर हमें ये कलर्स अलग अलग नजर आते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन। आज की क्लास में हमने सबसे पहले प्रिज्म से रिलेटेड एक एक्सप्रेशन को डिराइव किया, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। उसके बाद हमने देखा कि अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल हो तो एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि डिस्पर्शन क्यों होता है, प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड क्यों हो जाती है। कॉमन लाइफ के कई एक्सपीरियंसेस हम देखते हैं कि स्काई का कलर ब्लू होता है, शाम के टाइम स्काई का कलर हमें जहां पर सूरज छुप रहा होता है वहां पर रेडिश सा नजर आता है, जब सूरज उगता है सुबह सुबह उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्लाउड्स का कलर नॉर्मली व्हाइट होता है, पर बरसात के दिनों में क्लाउड्स का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है। डेंजर सिग्नल में रेड कलर को थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किया जाता है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं और अगली क्लास में हम इन सब के आंसर्स को जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।